नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सवालों का जो है डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज फिर हम लोग 66वीं बीपीएससी में पूछे गए राज्य व्यवस्था के सवालों का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। देखेंगे ऑप्शन ए कहता है सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखना, सत्तारूढ़ दल के कामकाज को रोकने के लिए, बजट प्रस्तावों में व्यय को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के पूर्ण वित्तीय लेन देन की अस्वीकृति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो देखेंगे इसका आंसर होगा बजट प्रस्ताव में व्यय को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। देखेंगे कटौती प्रस्ताव बजट प्रस्तुत होने के बाद बजट में की गई मांगों की जो बजट में जो मांग की गई है उसमें कटौती के लिए विपक्षी सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। देखेंगे कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्थगत कटौती, एक होता है नीतिगत कटौती और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती। देखेंगे विपक्षी सदस्यों के द्वारा बजट में की गई मांग में अगर ₹1 की कटौती की प्रस्ताव जो लाया जाता है उसको बोला जाता है अर्थगत कटौती। देखेंगे नीतिगत कटौती में सिर्फ खर्चों को कम करने की बात की जाती है, खर्चों को कम करने की मांग की जाती है। और सांकेतिक कटौती में ₹100 की कटौती की मांग की जाती है। देखेंगे कटौती प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना मतलब सरकार का विश्वास नहीं होना प्रस्तुत करता है। अर्थात अगर कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, बजट प्रस्तावों में व्यय को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल जो है आपको पुट से है मिलान करने के लिए बात करता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो देखेंगे मिलान करते हैं। पंचायतों का गठन, देखेंगे तो पंचायत का गठन का वर्णन जो है अनुच्छेद 40 में है, अर्थात ए का 5 हो जाएगा। देखेंगे समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता जो है बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। देखेंगे कृषि और पशुपालक जो है इसका हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा। और डी देखेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका हो जाएगा आंसर 50 अर्थात 3। और ई का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अर्थात इसका हो जाएगा 4। तो देखेंगे ऑप्शन में इस ऑप्शन में मिलता है 1 का 5, 2 का 1 अर्थात बी का 1। देखेंगे किसी में जो है नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा ई। ऐसे सही आंसर होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेंगे 1 का 5 अर्थात जो है पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में, अर्थात बी का 1 हो जाएगा, कृषि और पशुपालन हो जाएगा 2 में, अनुच्छेद 48 में है, इसका सी का 2 हो जाएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण इसका 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अर्थात ई का हो जाएगा 4। तो सही आंसर आपका लिखा हुआ है, आप मिलान कर लेंगे, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया? अर्थात सवाल आपका पूछ रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की आकार का मतलब संख्या जो है निर्धारित किया गया। देखेंगे ऑप्शन है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 90वां संविधान संशोधन 2002 और 91वां संविधान संशोधन 2003। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई और यह निर्धारण किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे केंद्र में, और साथ ही साथ राज्यों में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। लेकिन देखेंगे राज्यों के संदर्भ में कहा गया कि अगर किसी भी राज्य की सदस्य संख्या अगर कम है, 60 से कम है, वहां पर मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। उस राज्य में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। देखेंगे 95वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा लोकसभा में एससी और एसटी और साथ ही साथ विधानसभा में एससी और एसटी के ये जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था उसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखेंगे 93वां संविधान संशोधन, देखेंगे 93वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 का 5 जोड़ा गया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान और साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थान आदि में जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी नामांकन में जो है उन्हें आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जैसे आईआईटी, आईआईएम, इन सारे संस्थानों में जो है आरक्षण का अधिकार दिया गया। अब है ऑप्शन में 90वां संविधान संशोधन। तो देखेंगे 90वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा असम राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के जो आरक्षण है उनके लिए जो है प्रावधान किए थे। तो आइए आज के 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 4 नंबर सवाल जो है फिर जो है आपको कूट से मिलान करने के लिए करा है। देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान करें। देखेंगे CH हनुमंत राव, देखेंगे इसका हो जाएगा 1984, यानी आपका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। देखेंगे उसके बाद है अशोक मेहता समिति 1978, एलएम सिंघवी समिति 1986 और जीवी के राव समिति 1985, बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो देखेंगे 1 का 3, देखेंगे 1 का 3 सॉरी 1 का
देखेंगे, एक मिनट। इसमें ऑप्शन कैसे हो गया है, एक मिनट देखेंगे। यहाँ पर जो है एक का 3 यहाँ पर होगा डी। देखेंगे यहाँ पर है एक का 3, एक का 3 हो जाएगा, यानी सी एच हनुमंत राव होगा 1984। बी का 1 यानी जीवी के राव 1985। उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति हो जाएगा 1978। डी एल एम सिंघवी समिति 1985 और बलवंत राय मेहता समिति 1957। का आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे यह जितने भी समिति है ये सारे जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। देखेंगे अशोक मेहता समिति जिसने पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। देखेंगे एल एम सिंघवी समिति जिसका गठन जो है 1985 में किया गया था। एल एम सिंघवी समिति जो था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किया था। देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में किया गया था, इसी ने जो है पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश किया था। देखेंगे जीवी के राव समिति जो है योजना आयोग की सिफारिश पर 1985 में किया गया था। योजना आयोग की सिफारिश पर गठित होने वाला पहला समिति था जिसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पंचायतों में आरक्षण देने का सिफारिश किया था। देखेंगे जीवी के राव समिति। देखेंगे सी एच हनुमंत राव समिति जिसका गठन 1984 में किया था, इसने पंचायतों को जिला स्तरीय स्तर पर लागू करने की सिफारिश किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2 और ई का 4। आइए आज के अगले नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है। ऑप्शन है सरकारी कूटनीति, गैर सरकारी कूटनीति, सरकारी कूटनीति और गैर सरकारी कूटनीति, संयुक्त राज्य कूटनीति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सरकारी कूटनीति और इसका हो जाएगा गैर सरकारी कूटनीति। आइए आज के अगले नंबर सवाल है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की सूची में सूचीबद्ध है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम। ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और प्रस्तावना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी बताएंगे संविधान के किस सूची में इसका वर्णन है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 246 में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया है, जिसमें 3 लिस्ट का वर्णन किया गया है। इसमें यूनियन लिस्ट जिसे संघ सूची कहा जाता है, के बाद स्टेट लिस्ट जिसे राज्य सूची कहा जाता है, और समवर्ती सूची जिसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। देखेंगे संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में काउंटिंग के 100 विषय हैं। अर्थात संघ सूची में जो विषय वर्णित है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को सौंपा गया है। और समवर्ती सूची, देखेंगे समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में जिस विषय का वर्णन किया गया है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा और राज्य सरकार भी कानून बनाएगा। यदि एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है तो टकराव की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी माना जाएगा। तो देखेंगे जानवरों की जो क्रूरता
है और उनके रोकथाम है, उसका जो वर्णन है समवर्ती सूची में वर्णित किया गया है। देखेंगे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखेंगे पहली बार 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था का गठन किया गया, जिसके तहत शक्ति का बंटवारा किया गया था। और पहली बार उसी समय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची देखने को मिलता है। यानी पहली बार 1935 के अधिनियम के द्वारा ही शक्ति का बंटवारा हुआ। उस समय संघ सूची में 59 विषय थे, इसमें 54 विषय थे और इसमें 36 विषय थे। तो देखेंगे अगले सवाल को। देखेंगे आज का अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के अधीक्षण, इसकी स्थापना का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है और भारत में 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। देखेंगे अनुच्छेद 148, इसमें CAG, ठीक है, CAG जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के संबंध में वर्णन किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 325 में कहा गया है, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज से वंचित नहीं किया जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। देखेंगे भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे भारत में मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 में की गई। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 8वां नंबर सवाल है, विधि का शासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सबके लिए एक अधिनियम और सबके लिए एक न्यायपालिका। ऑप्शन बी है सबके लिए एक कानून और सबके लिए एक राज। ऑप्शन सी है सबके लिए एक राज और सबके लिए एक न्यायपालिका। ऑप्शन डी है सभी के लिए कार्य करते हैं और सभी के लिए एक न्यायपालिका। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, सबके लिए एक अधिनियम। अधिनियम मतलब होता है लॉ, कानून, और सबके लिए एक न्यायपालिका, यानी भारत में जितने भी लोग हैं उनके लिए, सबके लिए एक कानून होगा और उनके लिए एक न्यायपालिका होगा। देखेंगे विधि का शासन, भारत के संविधान में विधि का शासन जो है, विधि का शासन यह जो है यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और संविधान के फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 14 में देखेंगे, फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात इसी को बोलते हैं विधि का शासन। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 14 भी कहता है कि भारत में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच विधि द्वारा मिलने वाले लाभ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून के नजर में सभी लोग एक समान हैं। देखेंगे विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि निर्माण
की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी भारत के संविधान में यूके से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह भी जो है जापान से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सबके लिए एक अधिनियम और सबके लिए एक न्यायपालिका। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? अनुच्छेद 243 का एच, अनुच्छेद 243 का ई, अनुच्छेद 243 का एफ, अनुच्छेद 243 का जी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी बताएंगे संविधान के किस अनुच्छेद, जो अनुच्छेद में जो पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं उसमें किसमें जो है वर्णन किया गया है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 243 का जी। देखेंगे 243 के जी में पंचायतों को स्थानीय स्वशासन को जो है 29 विषय सौंपे गए हैं। देखेंगे 243 का एच में कारारोपण, यानी पंचायतों के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उस ले जाते हैं उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद वो देखेंगे अनुच्छेद 243 के ई में जो है पंचायतों के अवधि, अर्थात पंचायतों का अवधि कितना होगा, अर्थात चुनाव के बाद उनकी अवधि 5 वर्ष होगी, उसका वर्णन जो है 243 के ई में है। और 200 जो है 43 के एफ में आरक्षण, आरक्षण का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आंसर हो जाएगा आपको 243 का जी। देखेंगे एक मिनट, यहां पर आरक्षण नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा योग्यता, योग्यता का वर्णन जो है 243 का एफ में है। देखेंगे इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 243 के आई में वित्त आयोग का वर्णन है, वित्त आयोग का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो आइए आज के अगले नंबर सवाल को देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2018, ऑप्शन ए है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखेंगे 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात संसद से 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, जो 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक प्रताड़ित लोग वहां से आकर इंडिया में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, उनको नागरिकता देने के लिए पारित किया गया था। इसमें कौन कौन समुदाय थे? इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी
बौद्ध, जैन, बौद्ध, जैन, पारसी। उसके बाद हो जाएगा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसमें हो जाएगा ईसाई। देखेंगे इन समुदाय के लोग जो धार्मिक प्रताड़ित थे उनके लिए आरक्षण उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया और साथ ही साथ इनके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो धार्मिक प्रताड़ित थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। उनके लिए पहले जो है नागरिकता के लिए 11 वर्ष रहना इंडिया में अनिवार्य था। 11 वर्ष की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में देखी जा सकती है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में देखी जा सकती है? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, 63वां संविधान संशोधन बिल, 64वां संविधान संशोधन बिल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखेंगे इस सवाल में पूछे जा रहे हैं कि इस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए प्रावधान किया गया। यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास सबसे पहले किस बिल के माध्यम से हुआ था? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1989 में पहली बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संवैधानिक मान्यता देने की कोशिश की गई। 64वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने का प्रयास किया गया। देखेंगे यह संविधान संशोधन बिल लोकसभा में तो पारित हो गए लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुए, जिसके कारण यह लागू नहीं हो पाए। देखेंगे उसी समय 1989 में ही 65वां संविधान संशोधन भी लाया गया था, यानी नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता देने के लिए। यह भी लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं होने के कारण इसे संवैधानिक मान्यता नहीं मिला। जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पारित होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। आइए ऑप्शन को देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन बिल, देखेंगे यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल पूछे गए हैं। 61वां संविधान संशोधन बिल जो था 1989 में था। इसके द्वारा भारत में मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया। और देखेंगे समिति पूछता है तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1989 में। देखेंगे 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 89 में जो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति थे उनके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखेंगे 63वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में ही हुआ था, कहीं कहीं आपको 90 में मिलेगा। इसमें क्या होता था, पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में और उसकी अवधि के संबंध में संशोधन किया गया था। अर्थात भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम एक बार में 6 महीना और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य के लिए संशोधन किया गया था। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं, अर्थात 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्नलिखित में से
कौन विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? देखेंगे स्वायत्ता, लोगों की भागीदारी, स्थानीय समुदाय के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? देखेंगे भारत में जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात किया, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसमें क्या होता है, स्वायत्ता होता है, लोगों की भागीदारी होता है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाया जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आंसर होगा स्थानीय समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करने के, यही नहीं होगा। देखेंगे स्थानीय स्वशासन के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लागू किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वायत्ता मिलता है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से लोग स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय समस्याओं को स्वायत्ता पूर्वक समाधान करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। इससे क्या होता है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाया जाता है, यानी मजबूत बनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, या नहीं होगा। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। कौन सा अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में मील का पत्थर नहीं है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1919, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में मील का पत्थर नहीं है? तो आप लोग जानते हैं इसमें जो ऑप्शन है डी, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान लागू होने के बाद पारित हुआ था। इसका जो है संविधान के निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में जो है सत्ता को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर को के पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया और उनके सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। चार्टर अधिनियम 1833, देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीकरण का शुरुआत हुआ और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही साथ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, देखेंगे संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, यह भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को जो है निर्वाचन के लिए अधिकार दिए गए, जो 1926 से लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ही संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जो 1926 में डी कमीशन के अनुशंसा पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 14 नंबर सवाल है, इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें सभी ब्रेक और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई। देखेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में यह कहा था? 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी बताएंगे
इस अधिनियम के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला था? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह बात कहा गया था। साथ ही साथ इस अधिनियम के संदर्भ में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यह अधिनियम पूर्णतः सड़ा और बेकार था। पूर्णतः सड़ा। देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कहा था यह पूर्णतः सड़ा और बेकार है। देखेंगे ऑप्शन है ए 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी शासनकांत भारत में महारानी शासन की शुरुआत हुआ और 1858 के अधिनियम के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। देखेंगे 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई। देखेंगे 1909 के अधिनियम में पहली बार भारतीयों को बजट पर लोकमत के विषय पर पूरक और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वय शासन की शुरुआत हुआ। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन हुआ। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा ही हुआ। तो देखेंगे आज के जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें 14 सवाल थे जो 66वीं बीपीएससी में और 66वीं बीपीएससी री एग्जाम जो हुए थे उसमें पूछे गए सवाल का हम लोग डिस्कशन किए। फिर अगले वीडियो में हम लोग बीपीएससी में पूछे गए जो सवाल हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।